हेलो दोस्तों, जैसा कि आज हम हिंदी की तैयारी करेंगे और मैं हिंदी की एक बुक लाया हूँ। हिंदी अनुवाद फोर्थ सेमेस्टर के काम में आएगी है और एग्ज़ाम आप लोगों को पता ही है, जल्दी आ चुके हैं। अब आज इसलिए इसमें 8 यूनिट हैं और हमको सभी यूनिट पढ़नी है। तो आप लोग देख सकते हैं विषय सूची। आज हम पहली इकाई पढ़ेंगे अनुवाद की अवधारणा, जिसमें आता है अनुवाद परिभाषा, स्वरूप एवं अनुवाद का महत्व, अनुवाद के अन्य रूप, मशीनी अनुवाद एवं लिप्यांतरण और अनुवाद के गुण, दायित्व एवं अपेक्षाएं, अनुवाद में रोजगार की संभावनाएं। तो आज हम इतना ही कंप्लीट करेंगे। अनुवाद के क्षेत्र अगली वीडियो में हम अपलोड कर देंगे। तो अब हम पढ़ते हैं। तो ये चैप्टर शुरू होता है अनुवाद की अवधारणा, अनुवाद की परिभाषा, स्वरूप एवं अनुवाद का महत्व। पंखा चल रहा है गाइस, तो ये पेज उड़ के इस साइड पे आ जा रहा है, जिससे नहीं डिस्टर्बेंस हो रहा है और आवाज़ मैं चाहूँगा कि स्पष्ट ही आए। फिर भी चलो पढ़िए। अनुवाद की अवधारणा। तो अवधारणा का अर्थ होता है विचार, यानी भौगोलिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, साहित्यिक दृष्टि से हर व्यक्ति का एक माध्यम होता है। उसे दूसरे तक पहुंचाने की प्रक्रिया को ही अनुवाद की अवधारणा के रूप में देखा जा सकता है। अनुवाद का विचार कब से आया, किस भाषा का अनुवाद किस भाषा में होना चाहिए, ये कैसे पता चला, इसके लिए हमें अनुवाद के इतिहास की जानकारी होना जरूरी है। अनुवाद कम से अस्तित्व में आया, अनुवाद कार्य की संक्षिप्त विकास यात्रा का यहाँ वर्णन किया जा रहा है। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इसे 3 विभागों में बांटा गया है। अनुवाद को 3 भागों में बांटा जा सकता है, विश्व के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में, हिंदी के विशेष संदर्भ में। विश्व के संदर्भ में कालखंड की दृष्टि से इसे मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो हम ये तीनों पढ़ेंगे। तो इसमें ये कह रहा है कि अनुवाद आया कहाँ से, मतलब अनुवाद कहाँ से शुरू हुआ। ठीक है, तो पढ़ते हैं आगे का प्राचीन काल। ठीक है, प्राचीन काल। तो प्राचीन काल, अनुवाद का प्राचीन काल ईसा पूर्व 3000 से शुरू होकर 5000 तक चलता है। प्राचीन काल में अनुवाद का उपयोग धार्मिक और राजनीतिक गतिविधियों में सफलता प्राप्ति के लिए किया जाता था। इस कालखंड में अनुवाद के लिए प्रमुख रूप से शब्द के लिए शब्द और गौण रूप से भाव के लिए भाव जैसी अनुवाद की पद्धतियाँ प्रयोग में लाई जाती थीं। अनुवाद का सर्वप्रथम प्रमाण ईसा से 3000 वर्ष पूर्व मिस्र में 2 भाषाओं में लिखे एक शिलालेख से उपलब्ध होता है। यानी कि अनुवाद का सर्वप्रथम प्रमाण कहाँ से मिलता है, तो ईसा से 3000 वर्ष जो पूर्व मिस्र में 2 भाषाओं में लिखी एक शिलालेख में उपलब्ध होता है। एक शिलालेख है, उसी में मिलता है इसका। ठीक है, उपलब्ध होता है। अब हम पढ़ते हैं। अब आता है बेबीलोन। ये है यहाँ पे बेबीलोन। तो बेबीलोन के राजा हम्मुरबी के समय लगभग 2100 ईसा पूर्व में अलग अलग भाषाओं का प्रचलन था। राजा राजभाषा के अतिरिक्त अन्य भाषा में अनुवाद करा कर राजकाज का कार्य करता था। यानी कि जो बेबीलोन था उसके राजा हमीरपुर के समय लगभग 2100 ईसा पूर्व में अलग अलग प्रचलन था। मतलब उसके जब वो राज कर रहा था तो उसके समय अलग अलग भाषाओं का प्रचलन था, मतलब कई भाषाएं चलती थी। तो वो किसका सहारा लेता था, अनुवाद का भाषा सहारा लेता था। यानी कि एक कोई भी इंसान होता था जिसे 2 भाषाओं का ज्ञान होता था, अगर वो कहीं मिलने जाता था तो वो दूसरे उससे मतलब अनुवाद, मतलब उससे ये राजा उसे हिंदी में बात बताता था, तो वो मतलब उसकी और जो जिसके विचार सुनने को था तो वो उससे उसी की भाषा में बात करता था और राजा को अपने राजा की भाषा में बात बता देता था। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ। तो अनुवाद का सबल प्रमाण 5वीं सदी में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़े यहूदी समुदाय से मिलता है। यहूदी व्यापारी 5वीं सदी में भी अरबी भाषा जानते थे। निहूमिया नामक एक यहूदी ने उस समय की शास्त्रीय और आध्यात्मिक रचनाओं का प्राचीन हिब्रू से अरबों में अनुवाद करवाया था। मिस्र में ग्रीक भाषा जानने वाले यहूदियों के लिए बाइबल के पहले भाग ओल्ड टेस्टामेंट की हिब्रू से ग्रीक अनुदित किया गया। ईसा पूर्व 2री सदी का प्रसिद्ध एजिप्शियन से ग्रीक में अनुवाद रोसेटा स्टोन है। मध्यकाल अनुवाद का मध्यकाल यूरोप में 5वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर 15वीं शताब्दी तक माना जाता है। अनुवाद की दृष्टि से 8वीं और 9वीं शताब्दी का योगदान महत्वपूर्ण है। यह वह समय था जब अरबी भाषा का प्रचलन बढ़ा रहा था। ग्रीक भाषा से कई कृतियाँ अरबी में अनुदित हुईं। सीरिया से बगदाद आए विद्वानों ने फिजिएशन
हिप्पोक्रेटस 460 से 360 ईसा पूर्व, तत्व चिंतक प्लेटो 427 से 347 ईसा पूर्व और अरस्तु 384 से 322 ईसा पूर्व के ग्रीक में किए गए सृजन का अरबी भाषा में अनुवाद किया। बगदाद में अनुवाद का सिलसिला 12वीं शताब्दी तक चला। जब मूरिश शासन का अंत हुआ तब टोलेडो के अनुवादकों ने ग्रीक भाषा की प्राचीन वैज्ञानिक एवं दार्शनिक रचनाओं का अरबी से लैटिन भाषा में अनुवाद किया। 14वीं सदी में जॉन बाइक्यूज 1330 से 1384 ईस्वी ने यह तर्क देते हुए संपूर्ण बाइबल का अंग्रेजी में अनुवाद किया कि बाइबल प्रत्येक भाषा में उपलब्ध होनी चाहिए, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य ईश्वर से जुड़ा है और ईश्वर के नियम कुछ और नहीं बल्कि बाइबल है। तो उसने बाइबल का अनुवाद किया था इंग्लिश भाषा में, क्योंकि उसका कहना था कि ईश्वर का रूप और कोई नहीं बाइबल ही है। तो यहाँ आप दृश्य देख रहे होंगे, तो किसी भाषा में कही या लिखी गई बात का किसी दूसरी भाषा में सार्थक परिवर्तन अनुवाद कहलाता है। अनुवाद का कार्य बहुत पुराने समय से होता आया है। देखो, किसी भाषा में कही गई कोई बात है तो वो दूसरी भाषा में लिखी गई बात का किसी दूसरी भाषा में सार्थक परिवर्तन, यानी कि जो सही परिवर्तन हो वो अनुवाद कहलाता है। अनुवाद का कार्य बहुत पुराने समय से होता आया है। तो चित्र में अब जैसे ये उक्त चित्र है, ये आप लोग देख रहे होंगे, तो हम आगे का पढ़ते हैं। उक्त चित्र में बृहच्छेदिका प्रज्ञापारमिता सूत्र नामक बौद्ध ग्रंथ का संस्कृत भाषा से चीनी भाषा में अनुवाद कुमार जीव ने किया था। यह विश्व की सबसे प्राचीन अर्थात 868 ईसा पूर्व में प्रिंट की गई पुस्तक है। संस्कृत में अनुवाद शब्द का उपयोग शिष्य द्वारा गुरु की बात को दोहराए जाने, पुनः कथन, समर्थक के लिए प्रयुक्त कथन, आवृत्ति जैसे कई संदर्भों में किया गया है। आधुनिक काल में अनुवाद का आरंभ 20वीं शताब्दी से माना जाता है। इस समय अन्य भाषाओं से अंग्रेजी में कई रचनाएं अनुदित हुईं। अनुदित मतलब प्रकाशित हुई। गेटे, लियो टोल्स्टॉय आदि की रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद हुआ। एडवर्ड फिट्जजेराल्ड ने उमर खयाम की रुबाइयों का अनुवाद किया। 19वीं सदी में ही मिशनरियों ने विश्व की अनेक भाषाओं में बाइबल का अनुवाद किया। 80 के दशक में चीन में सेक्स, काम और धर्म से संबंधित रचनाओं और अनुवाद भी होने लगे। भारत के संदर्भ में अनुवाद। प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति की ज्ञान और साहित्य की परंपरा उच्च स्तर पर विराजमान रही है। भारतीय संस्कृति विश्व की अन्य महत्वपूर्ण संस्कृतियों के संपर्क में आई और इसके मध्य आदान प्रदान भी हुआ। अनुवाद के संदर्भ में भारत का इतिहास पश्चिमी देशों जैसा नहीं है। संस्कृत की कई रचनाएं अन्य भाषाओं में अनुदित होने के प्रमाण उपलब्ध हैं। प्रारंभिक में बौद्ध साहित्य पाली में लिखा गया, बाद में संस्कृत में लिखा गया। वस्तुतः संस्कृत साहित्य में टीका की परंपरा लंबे समय से चली आ रही है, जो अनुवाद का ही रूप है। 10वीं-11वीं सदी में आधुनिक आर्य भाषाओं के विकास के साथ ही 11वीं सदी में सभी आधुनिक भारतीय भाषाओं में अनुवाद कार्य होने लगा। इसके बाद बौद्धिक धर्म के उत्थान और विदेशी में प्रसार के साथ अनुवाद के क्षेत्र में अविस्मरणीय कार्य हुए। श्रीलंका, बर्मा, बाली, बोर्निया, चीन, तिब्बत, जापान आदि देशों की मुख्य भाषाओं में बौद्ध साहित्य के अनुवाद के साथ साथ अन्य ग्रंथों का अनुवाद भी हुआ। तो कई ग्रंथों का अनुवाद हुआ, यानी कि अनुवाद के माध्यम से हम क्या कर सकते थे। अनुवाद के माध्यम से कोई भाषा है जो मेरे को समझ में नहीं आ रही, तो हम उस भाषा को एक व्यक्ति से दूसरी भाषा में रूपांतरण करा सकते हैं, जिससे दोनों भाषाओं का ज्ञान होता है। तो वो उस भाषा का दूसरी भाषा में अनुवाद कर सकता है। अनुवाद करेगा तो हमें उस, और जो भाषा तो मैं जानता हूँ तो मैं उसे पढ़ भी सकता हूँ। अब पढ़ते हैं अनुवाद का क्या अर्थ है। ठीक है, अनुवाद एक कला है, साधन है और विज्ञान भी है। जैसा कि अनुवाद शब्द की व्युत्पत्ति से स्पष्ट होता है कि केंद्रीय शब्द वाद है, जो बद्ध धातु से बना है। संस्कृत में बद्ध का अर्थ होता है बोलना अथवा कहना, टू से। बद्ध से विकसित वाद का अर्थ होता है कथन या कही गई कोई बात अथवा बोला या व्यक्त किया गया कोई विचार। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अनुवाद का अर्थ होता है कथन का पुनः कथन, या किसी की कही गई बात को फिर से कहना, दोहराना। बाद में अनुपसर्ग जोड़कर अनुवाद शब्द बना है। अब पढ़ते हैं यहाँ। अनुवाद का कोशगत अर्थ भी आवृत्ति या दोहराना भी होता है। वामन शिवराम आप्टे के संस्कृत हिंदी कोश में अनुवाद शब्द का अर्थ निम्न प्रकार से दिया गया है। सामान्य रूप से आवृत्ति, दोहराना, व्याख्या,
उदाहरण या समर्थन की दृष्टि से आवर्ती व्याख्यात्मक आवर्ती पूर्व कथित बात का उल्लेख है या उल्लेख का पुनरुल्लेख टीका है। आरंभ में हिंदी में भी अनुवाद शब्द को संस्कृत शब्द के अर्थ प्रसंग में लिया जाता रहा, इसलिए इसके पर्याय अनुवचन, अनुवाद, अनुकथन, पश्चात्कथन, टीका, भाषा अनुवाद, आवृत्ति आदि प्रचलित हुई। किंतु आधुनिक काल में भाषाओं में पारस्परिकता का संबंध विकसित होने के बाद अनुवाद उर्दू में तर्जुम तथा अंग्रेजी में ट्रांसलेशन का भी पर्याय बन गया। हिंदी में आजकल अनुवाद शब्द का वही अर्थ लिया जाता है जो अंग्रेजी में ट्रांसलेशन का लिया जाता है। अंग्रेजी शब्द ट्रांसलेशन ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार लैटिन के ट्रांसलेटर्स से विकसित है, जिसका अर्थ है पार ले जाना, कैरियड एक्रोस। अंग्रेजी चैम्बर डिक्शनरी के अनुसार भी ट्रांसलेशन शब्द टू ट्रांसलेट क्रिया का संज्ञा रूप है, जिसका व्युत्पत्ति लैटिन के ट्रांसलीटम शब्द से हुई है। लैटिन ट्रांसलीटम ट्रांस और लूथम के योग से बना है। ट्रांस का अर्थ है बर्न, एक्रोस, थॉर अर्थात दूसरी ओर या के पार होता है तथा लूटन का अर्थ है टू कैरी अर्थात ले जाना। इस तरह ट्रांसलेशन का अर्थ हुआ पारगमन अर्थात किसी कथन को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रस्तुत करना, अर्थात एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रस्तुत करना। ये हो गया इसका कथन। अनुवाद की परिभाषा पढ़ते हैं। तो परिभाषा की दृष्टि से आधुनिक एवं पाश्चात्य विचारकों ने अनुवाद की विभिन्न परिभाषाएं दी हैं जो निम्नगत हैं। आधुनिक एवं पाश्चात्य विचारकों ने अनुवाद की विभिन्न परिभाषाएं दी हैं। जैसे पाश्चात्य विचारकों ने अनुवाद को कुछ इस प्रकार परिभाषित किया, जैसे एक नाइडा एवं टेम्बर के अनुसार, एक नाइडा थे और टेम्बर के अनुसार इन लोगों ने भी अपने अनुसार परिभाषा दी है, व्याख्या करी उसकी। जैसे अनुवाद का तात्पर्य है स्रोत। ये लोग क्या कहते हैं? अनुवाद का तात्पर्य है स्रोत, भाषा में व्यक्त संदेश के लिए लक्ष्य भाषा में निकटतम सहज समतुल्य संदेश को प्रस्तुत करना। यह समतुल्यता पहले तो अर्थ के स्तर पर होती है और फिर शैली के स्तर पर। उसके बाद जॉन कनिंगटन के अनुसार, जॉन कनिंगटन क्या कहते हैं? लेखक ने जो कुछ कहा है अनुवादक को उसके अनुवाद का प्रयत्न तो करना ही है, जिस ढंग से कहा है उसके निर्वाह का भी प्रयत्न करना चाहिए। तीसरे हैं कैटफोर्ड, जिनका नाम है जेसी कैटफोर्ड के अनुसार एक भाषा के पाठ्य सामग्री को दूसरी भाषा की समानार्थक पाठ्य सामग्री से प्रतिस्थापना ही अनुवाद है। चौथा है सैमुअल जॉनसन ने कहा है मूल भाषा की पाठ्य सामग्री के भाव को रक्षा करते हुए इसे दूसरी भाषा में बदल देना अनुवाद है। फॉरेस्टन के अनुसार एक भाषा की पाठ्य सामग्री के तहत तत्वों को दूसरी भाषा में स्थानांतरित कर देना अनुवाद कहलाता है। ये ध्यान रहे कि हम तत्व या कथन को संरचना रूप से हमेशा अलग नहीं कर सकते हैं। हेलिडे के अनुसार अनुवाद का संबंध है जो दो या दो से अधिक पाठों के बीच होता है। ये पाठ समान स्थिति में समान प्रकार संपादित करते हैं। न्यूमार्क के अनुसार अनुवाद एक शिल्प है जिसमें एक भाषा में व्यक्त संदेश के स्थान पर दूसरी भाषा के उसी संदेश को प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है। हार्टमैन तथा स्टार्क के अनुसार एक भाषा या भेद दूसरी भाषा या भेद के प्रतिघात को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया या उसके परिणाम को अनुवाद कहते हैं। रेनाटो बोगुइलाओ ने कहा है कि अनुवाद एक व्याख्यात्मक कला है। डोटेस्ट अनुवाद की भाषा को अनुप्रयुक्त विज्ञान की शाखा के रूप में परिभाषित करते हैं जो प्रतिमानित प्रतीकों के एक समूह से दूसरे समूह में अर्थ को आंतरिक करती है। इसी प्रकार भारतीय विचारकों ने अनुवाद को कुछ प्रकार परिभाषित किया है। पढ़ते हैं तो ये भारतीय विचारक हैं जैसे डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार इन्होंने क्या कहा है किसी भाषा में प्राप्त सामग्री को इन्होंने क्या कहा है कि किसी भाषा में प्राप्त सामग्री को दूसरी भाषा में भाषांतरण करना अनुवाद है। यानी कि किसी भाषा में प्राप्त सामग्री है तो उसे दूसरी भाषा में उसी को बदल देना यानी कि भाषांतरण करना अनुवाद है। दूसरे शब्दों में एक भाषा में व्यक्त विचारों को यथासंभव और सहज अभिव्यक्ति द्वारा दूसरी भाषा में व्यक्त करने का प्रयास ही अनुवाद है। ये डॉक्टर भोलानाथ तिवारी कहते हैं। उसके बाद पटनायक क्या कहते हैं? पटनायक के अनुसार कहते हैं कि अनुवाद वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सार्थक अनुभव को एक भाषा
समुदाय से दूसरे भाषा समुदाय में संप्रेषित किया जाता है, यानी कि बदल दिया जाता है, संप्रेषित करना। तो ये कहते हैं। अब तीसरे हैं सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह के अनुसार, तो ये कहते हैं समस्त अभिव्यक्ति अनुवाद है, क्योंकि वह अभिव्यक्ति को भाषा में प्रस्तुत करती है। चौथा है डॉक्टर जयंती प्रसाद नोटियाल के अनुसार, स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा में किसी विषय वस्तु या संदेश की समतुल्य अभिव्यक्ति अनुवाद है। फिर देवेंद्रनाथ शर्मा के अनुसार विचारों को एक भाषा से दूसरी भाषा में रूपांतरित करना अनुवाद है। डॉक्टर सुरेश कुमार के अनुसार भाषा भेद को विशिष्ट भाषा से दूसरी भाषा में इस प्रकार प्रस्तुत करना अनुवाद है, जिसमें वह मूल के भाषिक अर्थ प्रयोग और वैश्विक यथासंभव संरक्षित रखते हुए दूसरी भाषा के पाठक को स्वाभाविक रूप से ग्राह्य प्रतीत होता है। सातवां कहती हैं रीता रानी पालीवाल के अनुसार, ये क्या कहती हैं? ये कहती हैं कि स्रोत भाषा में व्यक्त प्रतीक व्यवस्था को लक्ष्य भाषा को सहज प्रतीक व्यवस्था में रूपांतरित करने का कार्य अनुवाद है। आठवां विनोद गोदरे के अनुसार अनुवाद स्रोत भाषा में व्यक्ति विचार अथवा व्यक्ति रचना अथवा सूचना साहित्य को यथासंभव मूल भावना के समांतर बोध एवं संप्रेषण के धरातल पर लक्ष्य भाषा में अभिव्यक्त करने की प्रक्रिया है। दंगल झालटे के अनुसार स्रोत भाषा को मूल पाठ के अर्थ को लक्ष्य भाषा के परिनिष्ठित पाठ के रूप में रूपांतरण करना अनुवाद है। बालेंद्र शेखर के अनुसार अनुवाद एक भाषा समुदाय के विचार और अनुभव सामग्री को दूसरी भाषा में समुदाय की शब्दावली में लगभग यथावत संप्रेषित करने की सौदृश्यपूर्ण प्रक्रिया है। डॉक्टर कैलाश चंद्र भाटिया के अनुसार अनुवाद वह प्रविधि है जिसके माध्यम से एक भाषा में कही गई बात को, विचार को, सामग्री को दूसरी भाषा में उसी क्षमता के साथ कह दिया जाता है। सुप्रसिद्ध भाषाविद डॉक्टर भोलानाथ तिवारी और ओम प्रकाश गाबा के अनुसार अनुवाद को परिभाषित करते हुए एक अन्य स्थान पर लिखा है, एक भाषा में व्यक्त विचारों का यथासंभव समान और सहज अभिव्यक्ति द्वारा दूसरी भाषा में व्यक्त करना अनुवाद है। इस पर भाषा में तीन बातें मुख्य रूप से ध्यान देने की हैं। कौन सी हैं? कि अनुवाद का मूल उद्देश्य यह है स्रोत भाषा की रचना के भाव या विचार लक्ष्य भाषा में यथासंभव अपने मूल रूप में लाना। अनुवाद के लिए स्रोत भाषा के भाव और विचारों को व्यक्त करने के लिए जिस अभिव्यक्ति का प्रयोग है उसके यथासंभव या अधिकाधिक समान विभक्ति की खोज लक्ष्य भाषा में होनी चाहिए। लक्ष्य भाषा में स्रोत भाषा के यथासंभव समान जिस अभिव्यक्ति की खोज हो वह लक्ष्य भाषा में सहज हो, अर्थात सहज प्रवाह या प्रयोग के अनुकूल हो, स्रोत भाषा की छाया से युक्त न हो। अब अनुवाद का स्वरूप यहाँ से हम कल स्टार्ट करेंगे। और गाइस, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, मैं ये बुक लाया हूँ खरीद के, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार के अंतर्गत न्यूनतम समान पाठ्यक्रम अनुसार है। ये सेमेस्टर 4 के लिए है और ये हिंदी अनुवाद है। पुष्पा शर्मा विशेष, ये भी पुस्तक अच्छी है और इसे मैंने अभी तो नहीं पढ़ा है, अभी पढ़ रहा हूँ और आप लोगों को भी पढ़ा रहा हूँ। तो जितना हो सके वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद। दुआ करूँगा कि आप लोगों का पेपर अच्छा हो।